तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट शूट सिस्टम। ठीक है, हमने इससे पहले भी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि शूट सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि प्लांट के बेसिकली दो सिस्टम्स होते हैं, एक शूट सिस्टम होता है, एक रूट सिस्टम होता है। ठीक है, रूट सिस्टम के बारे में आपको मैम ने काफ़ी हद तक गाइड कर दिया होगा। ठीक है, शूट सिस्टम जो होता है, शूट सिस्टम के फर्दर पार्ट्स जो होते हैं उनमें स्टेम आता है। ठीक है, उनमें लीव्स आते हैं। ठीक है, स्टेम एंड लीव्स बेसिकली आप पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम आपको पता है शूट सिस्टम वैसे कौन सा पार्ट होता है, दैट इज़ अबव द सॉइल। जो सॉइल से ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो स्टेम है, ठीक है, वो क्योंकि शूट सिस्टम का पार्ट है तो स्टेम का काम क्या होता है, स्टेम पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, स्टेम इज द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, होल्ड लीव्स, फ्लावर्स एंड बड। तो स्टेम पर क्या क्या होता है, स्टेम पर फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये स्टेम जो होता है वो रूट के साथ भी कनेक्ट, यानी स्टेम रूट को और लीफ को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्टेम का काम क्या होता है, ये वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो स्टेम के बेसिक काम क्या क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेम में क्या क्या होता है, लीव्स, फ्लावर्स और बड कनेक्टेड होते हैं। स्टेम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद स्टेम जो होता है वो यूजुअली अबव द ग्राउंड होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेम होते हैं, ठीक है, बट द स्टेम ऑफ सम प्लांट, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट के नीचे भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि पोटैटो है, ठीक है, तो उसकी जो स्टेम होती है वो जो ग्राउंड है उसके नीचे होती है, अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। ठीक है, आई होप सबको स्टेम के बारे में चीज़ें पता चल गई होंगी। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, स्टेम का जो बाहर का स्ट्रक्चर उस पर क्या दिख रहा होता है। ठीक है, स्टेम के पास क्या क्या होता है, नोड होता है, इंटरनोड होता है और बड्स होते हैं। ठीक है, नोड जहाँ पे लीफ ग्रो करता है। ठीक है, उसके अलावा दो नोड्स के दरमियान का जो पॉइंट होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, और बड वो जगह होती है स्टेम पे जहाँ पे फ्लावर, लीव्स या ब्रांचेस अटैच होते हैं। ठीक है, तो स्टेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कितनी चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, नोड, इंटरनोड और इसके साथ साथ बड मौजूद होता है। नोड जहाँ पे लीव ग्रो करता है, इंटरनोड जो दो नोड्स के दरमियान में होता है। ठीक है, और जो बड होता है, बड क्या होता है, बड वो जगह होती है जहाँ पे फ्लावर्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के सामने आपके सामने तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं, दैट इज़ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस हमेशा किसी भी चीज़ की आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है सेल की। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स जो कि थिक लेयर होती है, और फिर आती है एंडोडर्मिस जो कि कॉर्टेक्स से भी आगे होती है। ठीक है, और उसके बाद एंडोडर्मिस के फर्दर आगे जो होते हैं ना वो वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि जिसमें जाइलम होता है, जिसमें फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है, प्लांट को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करना, जबकि जो फ्लोएम है उसका काम क्या होता है, फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, शूट सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं। ठीक है, स्टेम को आपने पढ़ लिया, तो स्टेम आपके पास कौन सा पार्ट होता है जिसमें फर्दर क्या मौजूद होता है, नोड होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, बड्स होते हैं। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम में क्या होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लीफ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लीफ क्या है, लीफ वो जगह होती है जहाँ पे सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लीफ थिन होते हैं, पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, चौड़े ब्रॉड होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का बेसिकली काम, जैसे स्टेम का काम होता है ना सपोर्ट प्रोवाइड करना और ट्रांसपोर्ट करना वाटर मिनरल्स को और फूड को, इसी तरह से एक्सटर्नल लीफ का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाना और फूड प्रिपेयर करवाना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में आपको देखें क्या दिख रहा है, पेट्योल है। ठीक है, जो लीफ स्टॉक जिसको कहते हैं, जिसके साथ स्टेम के साथ स्टेम और लीफ जिस चीज़ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसको लीफ स्टॉक कहते हैं। लीफ स्टॉक को लंबा करो तो वो मेन वेन या उसकी मिडरिप बन जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, लीफ लैमिना होता है। ठीक है ना, जो कि लीफ लैमिना हम किसको कहते हैं, उस पूरे लीफ ब्लेड को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में कौन से दो पॉइंट्स हैं, पेट्योल एंड लीफ लैमिना। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद आगे आपके पास आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ किसे कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या क्या होता है? जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आपने स्टेम पढ़ा ना, तो उसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल था। इसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या होगा? एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल, ठीक है। एपिडर्मिस अगेन सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है, और इस पर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ स्टोमेटा पे क्या होते हैं? स्टोमेटा के आसपास क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं, जो उसको उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग करवाते हैं। दिन के वक्त स्टोमेटा क्या होते हैं? दिन के वक्त क्या होते हैं? स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है मीजोफिल सेल, ठीक है। मीजोफिल क्या होते हैं? मीजोफिल वो सेल्स होते हैं जो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं, और मीजोफिल सेल वो जगह होती है जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो आपको लीफ का ग्रीन कलर नज़र आता है ना, वो इसी वजह से नज़र आता है, ठीक है ना। तो वो ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है मीजोफिल सेल में, ठीक है ना, और उसको आप क्लोरोफिल कहते हो, और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली होती है और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका बेसिकली काम होता है कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करना, ठीक है, और उसको लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उससे उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और केमिकल एनर्जी में कम कन्वर्ट होगा जब फूड बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आता है दैट इज़ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ होती है? वेस्कुलर बंडल। जैसे आपने हर एक में देखा ना, रूट में भी वेस्कुलर बंडल था, स्टेम में भी वेस्कुलर बंडल था, इसी तरह से लीफ में भी वेस्कुलर बंडल आगे आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? रूट का भी इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टेम का भी एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ का भी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है। तो लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो एपिडर्मिस, मेसोफिल के बाद तीसरी चीज़ है वो वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल आपको पता है ना क्या होते हैं? वही जाइलम फ्लोएम को कहते हैं। आप एक बात याद रखें स्टूडेंट्स के वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ना, वो रूट से शुरू होके ऊपर पूरे प्लांट तक होते हैं, ठीक है, यानी स्टेम में भी होते हैं, लीफ में भी होते हैं, ठीक है। तो आप जब भी रूट, स्टेम और लीफ के बारे में बात करेंगे ना, कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो आपने वेस्कुलर बंडल ज़रूर उसमें लिखना है, ठीक है। एक वेस्कुलर बंडल लिखना है और एक एपिडर्मिस। ये दो कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि रूट में भी होती है, स्टेम में भी होती है, लीफ में भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना, वो किस पे कंसिस्ट करते हैं? जाइलम और फ्लोएम पर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना। जो जाइलम है, जो जाइलम आपके पास है, ठीक है, वो ऑब्वियसली वाटर को लेकर जाएगा और मिनरल्स को, और जो फ्लोएम है लीव्स तक, और जो फ्लोएम है वो शुगर वगैरह को लेकर जाएगा। अब वाटर और मिनरल्स जाइलम लेकर जाएगा रूट से, और जो शुगर है वो लेकर आएगा लीव से, क्योंकि जो वाटर और मिनरल्स है ना वो रूट में होते हैं, जबकि जो आपके पास फूड मटेरियल होता है वो सारा लीव्स में होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाता है कंपैरिजन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन स्टेम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दोनों की स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, बहुत क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको 1.3 आर्टिकल में, ठीक है। इसमें वो आपको क्या बता रहे हैं कि देखिए इसमें ना जाइलम और फ्लोएम में, देखिए जाइलम आपको थिक दिख रहा है ना, जाइलम क्या है? जाइलम थिक है, जबकि फ्लोएम पतला सा है, थिन है। जाइलम के अंदर डेड सेल्स होते हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब आप एक काम देखिएगा कि जाइलम में रेड कलर का एरो सिर्फ अपवर्ड नज़र आ रहा है ना, यानी कि उसका वन वे फ्लो है, सिर्फ ऊपर की तरफ, यानी रूट से सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास फ्लोएम है ना, उसमें देखिए ब्लू कलर का जो एरो है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, और उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 वेज है, ठीक है, समझ आ रही है? 2 वेज है। तो जाइलम थिक सेल्स थिक होता है, फ्लोएम थिन होता है। जाइलम में क्या होता है? लिग्निन, जाइलम की सेल वॉल में लिग्निन होता है, फ्लोएम की सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। जाइलम का काम वाटर और सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम जो है वो उसमें जो फ्लो होता है वो वन वे फ्लो होता है, यानी सिर्फ पानी ऊपर की तरफ जाता है। फ्लोएम में 2 वे फ्लो होता है, यानी कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ अबाउट 1.4 फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है ना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्लोरोफिल यानी लीफ के अंदर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन।
ठीक है। ये सिंपल फोटोसिंथेसिस का तो सभी को प्रोसेस पता होता है ना, ठीक है। ग्लूकोज बनेगा और उसके साथ ऑक्सीजन जो है होती है वो रिलीज होती है, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? ऑफ मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। ओके जी। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा समराइज करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? स्टेम पढ़ा है, ठीक है, यानी शूट सिस्टम बेसिकली पढ़ा है। शूट सिस्टम में क्या क्या पढ़ा है? स्टेम है, लीव्स हैं, ठीक है। अब स्टेम के बारे में आपने क्या पढ़ा है? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा है और स्टेम के फंक्शंस पढ़े हैं। क्या फंक्शन होते हैं? सपोर्ट करना प्लांट को, ठीक है। जबकि लीफ के बारे में अगर हम बात करें तो लीफ का भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पड़ा है, ठीक है ना। लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है? पेट्यूल और लैमिना होता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको पता है एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल और वेस्कुलर बंडल होते हैं। और लीफ का काम क्या होता है? फूड प्रोवाइड करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है। फिर यानी स्टेम और लीफ के बाद चौथी चीज़ जो मेजरली हमने पढ़ी है वो जाइलम और फ्लोएम पढ़ा है, ठीक है ना। वेस्कुलर बंडल्स, उनका डिफरेंस, ठीक है। और जो अब हमारी जो फिफ्थ चीज़ है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट के लीव्स में क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट है मिनरल्स रिक्वायरमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। नाइट्रोजन चाहिए होता है और मैग्नीशियम चाहिए होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्योंकि प्लांट के अंदर मौजूद प्रोटीन का पार्ट होती है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। क्लोरोफिल का पार्ट होती है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो इसलिए फार्मर्स जो है ना वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अच्छी फसल लगे तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है। फर्टिलाइजर्स खाद को कहते हैं जिसमें 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजन इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल का, इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ना हो तो प्लांट का ग्रीन कलर ग्रीन नहीं रहेगा, वो येलो हो जाएगा और मुरझा के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 1.6 आर्टिकल अडेप्टेशन इन लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अडेप्टेशन इन लीव्स का मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लीव्स में ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो है ना वो लीव बहुत अच्छा काम कर सके। लीव का ब्लेड क्या होना चाहिए? ब्रॉड होना चाहिए। लीव लार्ज होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पड़े। फिर लीव्स आर थिन टू रिड्यूस डिस्टेंस, लीव पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए ताकि जो लाइट है वो आसानी से क्रॉस कर सके उसके अंदर, ठीक है। फिर स्टोमेटा मौजूद होने चाहिए जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो सके। उसके अलावा नेटवर्क ऑफ वेन्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें जाइलम टिश्यू मौजूद होता है और फ्लोएम होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट होगा तो लीफ जो है ना उसमें लाइट अब्जॉर्ब होगी और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन कैसे होती है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन किस तरह से होती है? रेस्पायरेशन बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर प्लांट अपना फूड बना रहे हैं ना रेस्पायरेशन के ज़रिए, तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, तो रेस्पायरेशन के ज़रिए उसको क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि वही जो फूड उसने फोटोसिंथेसिस में बनाया है, रेस्पायरेशन में उसी को इस्तेमाल करके वो एनर्जी हासिल करता है, ठीक है। और आपको पता है कि डे टाइम में रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो चलता रहता है, ठीक है ना। डे टाइम में रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों साथ साथ चलते हैं, जबकि नाइट टाइम में क्या होता है कि सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब बिल्कुल या तो सूरज तुलू हो रहा होता है या गुरूब हो रहा होता है, उस वक्त फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पायरेशन का जो रेट होता है ना वो बराबर हो जाता है। यानी जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उतनी ही रेस्पायरेशन हो रही होती है, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल रेट्स पे चल रही होती हैं तो उस वक्त ना तो गैसेस का यानी गैस एक्सचेंज बाहर से नहीं हो रहा होता, ये आपस में ही दोनों प्रोसेसेस गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो नेट एक्सचेंज यानी कि प्लांट बाहर से कोई गैस नहीं लेता, ना ही बाहर कोई गैस रिलीज़ करता है, यानी कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कंपनसेशन पॉइंट उसको कहते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है, ठीक है, दैट इज़ अभी देखिएगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस भी आपके पास क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन आपके पास क्या है? ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्स्ट्रा वाटर प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर, एक्स्ट्रा वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर प्लांट में से अवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। अब इससे ना फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब ट्रांसपायरेशन हो जाती है, एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, तो प्लांट को मज़ीद जब पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो नीचे जो है ना वो फोर्स क्रिएट करता है और रूट्स को कहता है कि मज़ीद पानी ऊपर की तरफ भेजो। इससे पानी का ऊपर की तरफ फ्लो बरकरार रहता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन का क्या फ़ायदा होता है? इससे ना कूलिंग इफेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, दूसरा प्लांट को ट्रांसपायरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। अब अगली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ट्रांसपायरेशन किससे अफेक्ट होता है? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लाइट से, ह्यूमिडिटी से, टेम्परेचर से और विंड से, ठीक है ना। यानी कि अगर लाइट मौजूद है ना, ठीक है ना, तो लाइट बहुत तेज़ होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन तेज़ हो जाएगा। लाइट बहुत ऐसे स्लो होगी, लेस इंटेंस होगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी तेज़ लाइट होगी उतना तेज़ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा, जितनी वीक लाइट होगी उतना आपके पास ट्रांसपायरेशन का रेट स्लो होगा। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, और अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो ट्रांसपायरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ ट्रांसपायरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। विंड के साथ भी ट्रांसपायरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। विंड के साथ क्या रिलेशन है कि जो विंड है ना, एयर अगर मूव कर रही हो तो उसको विंड कहते हैं, ठीक है। जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन तेज़ होगा, ठीक है। और जितनी जो विंड की स्पीड है वो कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा, ठीक है। एमसीक्यू बच्चों मैंने आपको पहले ऑलरेडी करवाए हुए हैं इस चैप्टर के। अब आपका ये काम है, ख़ासतौर पे वो बच्चे जो मैम सारा के पास पढ़ते हैं, ठीक है, और बाकी भी जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने चैप्टर 1 अपना कंप्लीट करें, और इसको एज अ टेस्ट के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने PDF करवाया हुआ है ना, ठीक है। आप सब ने शॉर्ट क्वेश्चन का जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो याद करने, ख़ास तौर पे हरमैन 2 कैंपस के जो बच्चे हैं, और इनका टेस्ट होगा, ठीक है। और स्पेशली गर्ल्स का, ये मैं गर्ल्स के लिए कह रही हूँ, ठीक है। गर्ल्स का बॉयज़ का दोनों का कंडक्ट करवाएंगे हम, ठीक है। और दोनों का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मंडे वाले दिन टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप कुछ आपने इसमें से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।